हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, अर्थव्यवस्था की इस श्रृंखला में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें पढ़ी थी और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा। आप सबसे पहले उन्हें देखिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि शुरू से अगर आप देखेंगे तभी आप लोगों को यह अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चालू एवं स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। हाँ दोस्तों, पहला इसमें है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। किसमें? चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। ठीक। हाँ, जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है और चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? मौद्रिक आय भी इसको कहते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों यानी बाजार मूल्य जो इस समय चल रहा है उस पर मापा जाए तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहा जाता है और इसी चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। किस पे? स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। दोस्तों, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय को इससे अभिप्राय क्या है कि एक लेखा वर्ष, एक वित्तीय वर्ष जो होता है वह आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। तो उस वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का सब मिला करके मौद्रिक मूल्य क्या क्या होता है, एक बार और देखिए कि स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय यह है कि एक वित्तीय वर्ष या एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों के द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं का या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। किसमें? आधार मतलब जैसे पिछले आधार वर्ष दोस्तों ज्यादातर तो पिछले वर्ष को ही आधार वर्ष माना जाता है। जैसे भारत की जीडीपी अगर हम कहें कि 4.5 है तो वह 4.5 कहाँ से निकला? शुरू से तो मापेंगे नहीं हम 1949 या 1951 से तो मापेंगे नहीं, तो पिछले वर्ष को ही अधिकतर मापने का आधार बनाया जाता है। तो किसी देश के आर्थिक विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय ही होता है। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में निम्न कारकों को शामिल नहीं किया जाता है और उसमें से कौन कौन से हैं? मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को, किसको? मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को। दूसरा है पुरानी वस्तुओं के मूल्य को, पुरानी वस्तुओं का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। चलिए तीसरा है घरेलू सेवाओं अथवा कार्य को, मतलब घरेलू जो घर में बन के तैयार हो रहे हैं उन सेवाओं उन कार्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे कि अंश पत्र, ऋण पत्र आदि को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्रय विक्रय को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे अगर आप कोई शेयर बेचते हैं, खरीदते हैं तो इसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए, हस्तांतरण भुगतान को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। हाँ, विदेशों से प्राप्त उपहार को भी इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। किसका किसका? उत्पाद पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। अब उत्पाद पद्धति क्या है, आय पद्धति क्या है, बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहले उत्पाद पद्धति, इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। किसका आकलन किया जाता है? इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है और इसका प्रयोग जो है कृषि, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है और इसकी मूल्य वर्धित पद्धति के नाम से इसको क्या जाना जाता है? क्या जाना जाता है? मूल्य वर्धित जो है पद्धति के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा दोस्तों आय पद्धति। अब आय पद्धति क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों उत्पाद दल के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है?
उत्पादक के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का उपयोग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता जीडीपी का आकलन करने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध। राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न धारणाएं हैं और उनके बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाएं और उनके बीच संबंध। इससे पहला दोस्तों घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद क्या होता है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों किसी देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत, मतलब कि जो आर्थिक सीमा होती है उसके अंतर्गत स्थित निवासियों और गैर निवासियों के द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के अंदर जो लोग स्थित हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसी को ही घरेलू उत्पाद कहेंगे, चाहे वो विदेशी हो, वो भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। घरेलू उत्पाद बराबर होता है घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा और प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा। मतलब भारत में जो निवास करता है वह भी और प्लस जो नहीं निवास करता है, जो निवास करता है और भारत का नहीं है उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। और दूसरा है राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है दोस्तों, किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय अथवा सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं किसको, तो किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर, ठीक, किसमें, आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर, दोनों के द्वारा। मतलब भारत का जो भी है, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो, अगर भारत का है तो उसकी आय को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और इसमें होता है राष्ट्रीय आय बराबर घरेलू आय माइनस शेष विश्व को भुगतान की गई साधन आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय या घरेलू आय, उसमें से घटाएंगे शेष विश्व के निवल प्राप्त को। मतलब कि भारत के अंतर्गत भारत के जितने भी निवासी आते हैं और जो भारत के लोग हैं जो विदेशों में निवास करते हैं उनको भी इसमें जोड़ेंगे और उसमें से घटाएंगे किसको, जो भारत के बाहर जो पैसा जा रहा है उसको इसमें से घटा लेंगे। जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निबल या फिर शुद्ध आय प्राप्त होती है। क्या करते हैं, जब हम सकल धारणा में से, सकल धारणा क्या होता है अभी आप आगे पढ़ेंगे दोस्तों, सकल धारणा में से स्थिर पूंजी उपभोग या ह्रास को मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निबल या शुद्ध आय प्राप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर जरूर करिए और सबसे बड़ी बात प्यारे दोस्तों सभी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को थोड़ा ग्रो करवाइए, क्योंकि वीडियो अभी जो है यह चैनल बहुत छोटा है और धीरे धीरे करके बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ अभी कमियां भी हैं, तो धीरे धीरे कमियों को सुधारा जा रहा है। और मेरी भी दोस्तों अभी बहुत अच्छा बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। देखिए सच्चाई यही है कि मैंने किसी भी जगह पे, हालांकि मैं पढ़ाता, कोचिंग तो बहुत पढ़ाता हूँ, लेकिन इस तरह से ऑनलाइन बोलने की जो है ट्रिक मुझे अभी नहीं पता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। बारिश खूब हो रही है और आवाज़ भी आपको आ रहा होगा और मैं इसी में वीडियो बना रहा था, थोड़ी शांति थी, लेकिन इस समय अब थोड़ा शोर शराबा बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान बांटिए, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ है।